नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से हमारी बिहार इतिहास की कक्षाएं आरंभ हो रही है। आज हम पहली कक्षा देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और वैदिक युग में बिहार। तो आइए देखते हैं पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पहले तो ये हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो परिभाषाएं हैं उसमें ये बताया गया है कि वैसा युग जिसमें हमें किसी तरह का लिखित साहित्य नहीं प्राप्त होता है। इतिहास जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत हैं, आप जानते होंगे, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो इस युग में जो भी हम जानते हैं उसकी जानकारी का जो मुख्य साधन है वह केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही है, यानी किसी प्रकार का हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं होता है। उस युग को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इस युग के अंतर्गत जो मुख्यतः काल आते हैं वह है पाषाण युग, जिसके बारे में हम आपको परिचय वीडियो में बता चुके हैं कि पाषाण युग में जो है कौन कौन से कालखंड है और उसमें क्या मानव विकास का क्रम रहा। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल में बिहार के अंतर्गत क्या डेवलपमेंट देखने को मिला और कौन कौन से साइट है, इसके अंतर्गत पढ़ने का पैटर्न यही होता है कि हम साइटों को देखते हैं कि कौन किस काल का साइट है और वहाँ पे अगर कुछ हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसको हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण युग। पाषाण युग आपको मैंने परिचय वीडियो में पाषाण युग के बारे में बताया है। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। आप ये बताइए कि पूरा पाषाण युग का जो कालखंड है वो कितने से कितने बीसी तक रहा है। बीसी का तात्पर्य भी हम आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे। बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट का मकसद है कि ईसा के जन्म के पूर्व को। जब हम कालखंड इतिहास में निर्धारण करते हैं तो ईसा के जन्म जो है वहाँ से कालखंड को दो भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक ईसा मसीह के जो ईसाई धर्म है उसके जो धर्म गुरु हुए उनके जन्म के पूर्व का कालखंड और एक उसके बाद का कालखंड। उनके बाद के कालखंड को एडी के नाम से हम नोट करते हैं। उसको एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, और यानी ईसा के जन्म के समय से या उसके बाद, और बीसी का उसके पहले के कालखंड को बीसी कहते हैं और बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे बार बार, इसलिए यहाँ आपको हम बता दिए। प्रागैतिहासिक काल में बिहार में पूरा पाषाण युग से आरंभ देखने को मिलता है मानव का। यहाँ पर आदि मानव का हम देखते हैं कि साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और जो साइट है वो है, पहला साइट है मुंगेर। मुंगेर जो है बिहार के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। और यहाँ से जो प्राप्त होता है वो होता है कुल्हाड़ी और खुरपी। ठीक है, पत्थर का ही कुल्हाड़ी और खुरपी प्राप्त हुआ है। उसी तरह से एक और साइट है नालंदा। यहाँ से भी पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। तो ये दो प्रमुख साइटें हैं पूरा पाषाण युग का। और उसके बाद अगला है नव पाषाण काल का साइट। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मुंगेर में कुछ इतिहासवेत्ताओं का मानना है कि मध्य पाषाण युग का भी बिहार में पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा या जानकारी किताबों में हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए बढ़ते हैं नव पाषाण युग की तरफ। तो नव पाषाण युग आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, हम आशा करते हैं आप अवश्य देंगे। नव पाषाण युग जो है उसमें नवपाषाणिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम परिचय वीडियो में बता चुके हैं
कि इसके क्रांति कहने वाले एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, उनका क्या नाम था। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको अपना आंसर दीजिए कि उस इतिहासकार का क्या नाम था जिन्होंने इसे नौपसाड़ी क्रांति नाम दिया था। नौपसार काल में जो महत्वपूर्ण साइट है वो एक तो है चिरांद, जो सारण डिस्ट्रिक्ट यानी छपरा में है, और दूसरा है चेचर, यह है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक नीचे में आप नोट करके बात लिख लीजिए कि नौपसाड़ी साइट से बिहार में पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डी के भी औजार प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के भी औजार यहाँ पे पाए गए हैं इन साइटों से। तो दो महत्वपूर्ण साइट है, एक चिरान जो सारण में है और दूसरा है चेचर, यह वैशाली में है। अब अगला हम देखेंगे ताम्र प्रसार युग के कुछ साइट। ताम्र प्रसार युग, इसके अंतर्गत पहला जो साइट है वो तो है चिरान स्वयं, और दूसरा भी चेचर, ये दोनों आते हैं। तीसरा जो नया साइट है वो है सोनपुर, और यह गया डिस्ट्रिक्ट में है। और चौथा जो साइट है वो है मनेर, पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट में मनेर है। ताम्र प्रसार युग की ये 4 महत्वपूर्ण साइटें हैं। और यहाँ पर पत्थर के औजारों में अब देखते हैं कि अति विशिष्टता देखने को मिलती है, यानी इसे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के नाम से जान सकते हैं कि अब अति सूक्ष्म जो है प्रकार के हथियार बनाए जाने लगे थे, और हथियारों के प्रकार में भी विविधता आने लगी थी। तो इस तरह से उनके भौतिक विकास को, यानी भौतिक संस्कृति के विकास का एक यह परिचायक होता है। तो यह रहा हमारे पाषाण युग से संबंधित बिहार का टॉपिक। अब हम आगे वैदिक युग को देखेंगे, क्योंकि बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है उसका किसी तरह का लिंक बिहार से नहीं बैठता है। तो आइए देखते हैं वैदिक युग। वैदिक युग, वैदिक युग के अंतर्गत ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और ब्रात शब्द का प्रयोग हुआ है। कीकट एवं ब्रात शब्द का प्रयोग होता है। तो पहला तो ये इंफॉर्मेशन रहा, आप इसे नोट डाउन करें। ब्रात का अर्थ है अपवित्र प्रदेश। तो यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ब्रात का जो मीनिंग है वो है अपवित्र प्रदेश। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत की ओर होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्य जो है माना जाता है कि विदेशों से आए, और जब विदेशों से आए तो पश्चिम भारत की ओर से आए। और जो ऋग्वेद का काल होता है 1500 से 1000 BC का, उसमें वो पश्चिम भारत की ओर ही निवास किए। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जब 1000 BC से आरंभ होता है, उस समय में लगभग वो पूरब की ओर विस्तार होता है। तो जो आर्य थे उसके विपरीत जो भारत में रह रहे थे उनको अनार्य कहा गया। और अनार्यों के बीच, आर्यों के बीच आपस में संघर्ष भी देखने को मिलता है, जिसमें एक दशराय युद्ध की चर्चा आती है। और धीरे धीरे यहाँ पर एक और देखा गया कि आर्य अनार्य संस्कृति का समन्वय भी देखने को मिलेगा। एक तो आप देखेंगे कि संघर्ष भी होता है और एक समन्वय भी आगे में देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्य जो है उसमें देखेंगे कि दशराय युग में उसमें जो ग्रुप बना है उसमें कुछ आर्य भी ग्रुप शामिल होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जब पूर्वी भारत की ओर विस्तारित कर रहे हैं, उस समय तक एक नदी की जिक्र आता है सादानीरा, जिसकी पहचान आधुनिक गंडक नदी के नाम से होता है। और वहाँ तक आर्य पहुँचते हैं, और इसमें इसका जो उल्लेख है वो एक शतपथ ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में आता है। तो शतपथ ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में इसका उल्लेख देखने को मिलता है आर्यों के विस्तार का पूर्वी भारत में, बिहार के गंडक नदी तक आर्यों का विस्तार पूर्व में।
इसमें इस समय मिथिलांचल में मिथिला का एक राज्य होता है जिसका बड़ी प्रमुख राजा होते हैं विदेह। उनका इसमें विदेह माथों की कथा की एक जिक्र आता है कि वो अपने जो पुरोहित होते हैं राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, उनके पीछे पीछे आते हैं। और इसका मुख्य तात्पर्य जो है ना वो यह है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों का ये ऐसा उल्लेख है कि इस समय 800 BC में या 1000 BC के लगभग लौह जो धातु है उसका प्रयोग आरंभ हो गया था भारत में। और लौह धातु ने जो भारत में आर्थिक क्रांति लाई उसके ऊपर एक बहुत ही डिबेट आता है हिस्ट्री में। तो उस पर एक डिबेट यह है कि इस तरह से लौह के प्रयोग करते हुए आर्यों ने जंगलों की सफाई की और जंगलों के सफाई से कृषि का विस्तार हुआ और कृषि में अधिशेष देखने को मिला और इस तरह से उद्योग का डेवलपमेंट हुआ। उद्योग ने व्यापार को विकास किए, प्रफुल्लित किया, व्यापार का विकास हुआ और व्यापार से शहरीकरण की ओर हम बढ़े। और इस तरह से आते आते जो 6वीं शताब्दी BC है उसमें हम दूसरी शहरीकरण को भारत में देखते हैं। तो कहा जाता है कि जो पहला शहरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है और दूसरा शहरीकरण 6 BC सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो यह जो होता है उसमें लोहे की भूमिका प्रमुख होती है। तो जो आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हो रहा था उसमें उसका मूल तत्व जो है वो ये बताना है कि वो जंगलों की सफाई करते जा रहे थे और इस तरह से उनका जो बसने का प्रदेश है और आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही थी। और एक आध पॉइंट है इसमें वो आप देख लीजिए। वायु पुराण एक ग्रंथ है, यह भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही इसे माना जाता है पुराणों को। इसमें गया को असुरों का प्रदेश बताया गया है, असुरों का प्रदेश, असुरों का प्रदेश। इसी तरह से वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसमें मलद और करुणा शब्द का प्रयोग हुआ है और मलद करुणा का जो प्रयोग हुआ है वह माना जाता है कि बक्सर एक क्षेत्र है उसके संदर्भ में वो आया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मलद शब्द निम्न में से किन जिलों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो शायद आप अगर जानते होंगे तो वहाँ अपना आंसर कर सकते हैं। तो आप नोट करके कहीं लिख लीजिए, मलद और करुणा शब्द रामायण में प्रयोग है, मलद और करुणा, और यह बक्सर के संदर्भ में है। यहाँ पर आप जैसे कि जानते होंगे कि एक प्रसंग आता है रामायण में, विश्वामित्र जो होते हैं वो राम और लक्ष्मण को शिक्षा देने के लिए ले जाते हैं उनके शैक्षणिक कार्य के लिए। और यहाँ पर एक राक्षसा होती है ताड़का, उसका वो राम के द्वारा वध किया जाता है। तो इस संदर्भ में इसका प्रयोग हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। और कुछ वैदिक साहित्य उनमें बिहार का थोड़ा थोड़ा जिक्र आता है, जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद, फिर है पंचविश ब्राह्मण, फिर गोपथ ग्रंथ, इन सब में भी बिहार की चर्चा आती है। तो शायद यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किन ग्रंथों में बिहार की चर्चा आई है। तो ये आप नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से बनाया जा सकता है। और एक बार क्वेश्चन ये बनाया भी गया था कि इनमें से किन ग्रंथों में बिहार की चर्चा है, उसमें ऑप्शन था अथर्ववेद, क्योंकि सामवेद जैसा कि आप जानते होंगे कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद जो है अथर्ववेद और सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में भी बिहार का थोड़ा सा संदर्भ आता है। उसमें ऋग्वेद ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में भी बिहार के लिए कीकट और व्रात शब्द हमने बताया कि यूज हुआ है, जिसका व्रात का अर्थ है अपवित्र प्रदेश के वासी। तो अथर्ववेद उस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा था। तो इस तरह से हमारी आज की ये पहली कक्षा इतिहास की रही। आप कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट करें और किस तरह का इसमें सुधार किया जा सकता है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।